हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं रोहित वर्मा स्वागत करता हूं आप सभी का आज की क्लास में। तो उम्मीद करता हूं सब दोस्त अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे, तंदुरुस्त होंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आज के क्लास के हम स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, तो ज़्यादा टाइम वेस्ट किए बिना करते हैं अपनी क्लास को स्टार्ट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कुछ बेसिक चीज़ें, इंग्लिश वाले भाई जो हैं उनके लिए इंग्लिश में क्वेश्चंस रहेंगे ऊपर, और हिंदी वाले भाइयों के लिए हिंदी में नीचे क्वेश्चंस रहेंगे। ठीक है, आपने ट्राई करना है कि जो जो क्वेश्चंस के आंसर्स आपको आते होंगे वो आप कमेंट बॉक्स में बताते जाएं। और अगर आपके कोई डाउट हो, कोई क्वेरी हो, जहाँ रिव्यू हो आपका कि वीडियो कैसी लग रही है, आपको क्लास कैसी लग रही है, तो वो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। इसके सिवा लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। द हेडक्वार्टर ऑफ इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च जो है, इसका हेडक्वार्टर जो है वो कहाँ पर स्थित है। ठीक है, क्वेश्चंस आपको आराम से समझाए जाएंगे और इजीली आपको समझ में आएंगे। तो ICAR इसकी फुल फॉर्म के तौर पे भी पूछ सकता है। तो बात करते हैं इसके हेडक्वार्टर की। तो न्यू दिल्ली में मेरे भाई इसका हेडक्वार्टर जो है वो स्थित है। कहाँ पे है? न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर स्थित है। और कब जो है वो बना था? वो बना था 16 जुलाई 1929 को बना था। एक चीज़। दूसरा नंबर, अगर हम अभी बात कर रहे हैं मिनिस्ट्री इसकी एग्रीकल्चर की, तो ये वाली मिनिस्ट्री जो है, ठीक है, मिनिस्ट्री जो है, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर जो है, इसके मिनिस्टर जो है वो कौन है, ये किसके अंडर आती है? तो शिवराज सिंह चौहान। शिवराज सिंह चौहान आप सभी दोस्तों ने नाम सुना होगा, शिवराज सिंह चौहान, जो कि मध्य प्रदेश के पहले चीफ मिनिस्टर थे, पहले मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर थे। बट अभी MP के CM कौन है मध्य प्रदेश के? अभी करंटली जो है वो चीफ मिनिस्टर कौन है? तो अभी है नरेंद्र सिंह तोमर। ठीक है, सॉरी हाँ नहीं, मोहन यादव, नरेंद्र नहीं, मोहन यादव। मोहन यादव जो हैं वो इस समय हैं मध्य प्रदेश के CM। क्लियर है? मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर जो है वो आती है शिवराज सिंह चौहान के अंडर, जो कि पहले मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर थे। अभी करंटली मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर कौन है? मोहन यादव जो है वो करंटली चीफ मिनिस्टर हैं। यहाँ तक क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग व्हाट परसेंट ऑफ इंडियन पॉपुलेशन लिव इन अर्बन एरियाज? एक होता है अर्बन, एक होता है रूरल। अर्बन कौन से होते हैं? जो शहर होते हैं, सिटीज़। ठीक है, शहरीकरण, अर्बनाइजेशन। ग्रामीण जो गांव का लोग होगा वो होगा रूरल। ठीक है, तो बात की है कि 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग शहर में जो है आबादी बसी हुई, वो कितने % तक आबादी जो है वो शहरों में बसी हुई थी। देखिए 2011 का सेंसस जो है ना, ये इंपॉर्टेंट बन जाएगा। यहाँ से ऑलमोस्ट आपको क्वेश्चन पूछेंगे, क्योंकि 2021 का सेंसस जो है वो नहीं हुआ है कोविड की वजह से। तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से क्वेश्चंस आपको आएंगे ही आएंगे। तो 31.15% जो है पॉपुलेशन अर्बन में थी, शहरों में थी 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग। ठीक है, इतनी जो है वहाँ पे थी। अब बात करते हैं लोएस्ट डेंसिटी की। तो लिखिए, मेन पॉइंट है, ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नंबर 1 लिखिए, अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश लिखिए, यहाँ की लोएस्ट डेंसिटी थी। ठीक है, लोएस्ट डेंसिटी। डेंसिटी क्या होती है? घनत्व, कि मतलब कितने स्क्वायर किलोमीटर में कितने लोग रहते हैं। जिस जगह में जितने स्क्वायर किलोमीटर में जितने ज़्यादा लोग रहते होंगे, वहाँ की डेंसिटी उतनी ज़्यादा होगी, वहाँ का जनसंख्या घनत्व जो है वो उतना ज़्यादा होगा। तो अरुणाचल प्रदेश का जो है वो लोएस्ट था। अब इसके सिवा बात करते हैं हाईएस्ट किसका था। तो बिहार जो है मेरे भाई, बिहार का हाईएस्ट था। बिहार का क्या था? हाईएस्ट। इसके सिवा बात करते हैं UT की। तो यूनियन टेरिटरी में हाईएस्ट किसका था? तो दिल्ली का जो है वो हाईएस्ट था। ठीक है, यूनियन टेरिटरी में दिल्ली यूनियन टेरिटरी जो है, केंद्र शासित प्रदेश जिसे हम कहते हैं, उसका हाईएस्ट डेंसिटी थी। क्लियर? तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। उम्मीद कर रहा हूँ क्वेश्चंस आपको समझ आएंगे। अगर किसी क्वेश्चन में किसी टाइप का कोई डाउट रह जाता है या कोई क्वेश्चन आपको समझ नहीं आता है, तो डेफिनेटली आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, आपको आंसर जो है वो वहाँ पे मिल जाएगा। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसिपल इज यूज्ड टू जनरेट लो टेम्परेचर? तो ऑप्शंस के अकॉर्डिंग हमें बताना है कि कौन सा ऑप्शन जो है वो सही रहेगा लो टेम्परेचर जनरेट करने के लिए। जैसे कि एग्जांपल के लिए AC बता दें, एयर कंडीशनर होते हैं, AC होते हैं, वो क्या करते हैं कि जो एक हाई टेम्परेचर होता है उसको लो कर देते हैं, ठंडा कर देते हैं रूम को। वैसे ही इनमें से जो है वो कौन सी चीज़ है जो इस चीज़ को करने में सक्षम है या जिसके द्वारा वो की जाती है। ठीक है, तो एडियाबैटिक डीमैग्नेटाइजेशन जो है ये एक प्रोसेस है जिसके द्वारा जो है आप कह सकते हैं कि लो टेम्परेचर जो है वो जनरेट किया जा सकता है। लो टेम्परेचर कितना किया जा सकता है? माइनस में नहीं किया जा सकता है, ये याद रखिएगा आप। ठीक है,
लो किया जाता है जो एक्चुअल टेम्परेचर है उससे नीचे किया जाता है, 10 15 20 डिग्री किया जाता है नीचे, बट एक्चुअल में आप कहेंगे कि अगर 0 डिग्री पे या फिर माइनस पे आ जाएंगे तो माइनस में जनरेट नहीं किया जाता, स्पेशली अगर मैन मेड की बात हो। नेचुरली हो सकता है, मैन मेड नहीं हो सकता। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मोस्ट ऑफ दी वन ऑन्ड राइनोज आर फाउंड इन द नेशनल पार्क। एक सिंग वाला गैंडा जो है वो ज़्यादातर कहाँ पाया जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस नेशनल पार्क से आपको ऑलमोस्ट मैं कह सकता हूँ हर एक एग्जाम में आपको क्वेश्चन ये देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, किसी भी शिफ्ट में हो, चाहे फर्स्ट सेकंड थर्ड जितनी भी शिफ्ट हो, किसी ना किसी शिफ्ट में पक्का ये क्वेश्चन इस नेशनल पार्क पे आपको देखने को मिलेगा। तो बात करते हैं एक सिंग वाला गैंडा जो है, एक सिंग वाला गैंडा यह कहाँ पाया जाता है? तो मेरे भाई काजीरंगा नेशनल पार्क में पाया जाता है, जो कि कहाँ पे है? असम में है। कहाँ पे है काजीरंगा नेशनल पार्क? असम में है, बिल्कुल सही। इसके सिवा बात करते हैं, नीचे दिया हुआ है बांदीपुर। ठीक है, तो बांदीपुर जो नेशनल पार्क है ये कहाँ पे है मेरे भाई? तो ये आ जाएगी कर्नाटक में, कर्नाटका में आ जाएगी। यहाँ पे सेकंड हाईएस्ट टाइगर है। ठीक है, दूसरे नंबर सबसे ज़्यादा टाइगर जो है वो बांदीपुर में पाए जाते हैं। फिर बात करते हैं रणथंभौर की, तो रणथंभौर जो है ये कहाँ आ जाएगा मेरे भाई? तो राजस्थान में आ जाएगा। कहाँ पे आ जाएगा? राजस्थान में आ जाएगा रणथंभौर। क्लियर। तो इसके सिवा जो ऊपर जिम कॉर्बेट बचा है, जिम कॉर्बेट भी मोस्ट इंपॉर्टेंट बन जाता है, तो ये आ जाएगा आपका उत्तराखंड में, उत्तराखंड में आ जाएगा जिम कॉर्बेट। और यहाँ पे हाईएस्ट टाइगर है, सबसे ज़्यादा टाइगर जो है वो यहाँ पे पाए जाते हैं। कहाँ पे? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जो कि उत्तराखंड में है, यहाँ पे सबसे ज़्यादा टाइगर्स जो हैं वो पाए जाते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नोट्स वगैरह बना रहे हैं तो साथ साथ में बनाते जाइए। अगर क्लास आपको लग रहा है कि स्पीड में है, साथ में नहीं बना सकते, तो स्क्रीनशॉट लेते जाइए। जैसे कंप्लीट हो जाता है तो क्लास खत्म होने के बाद आप फिर से बना लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल इज नेसेसरी फॉर इंटरनेट इंफॉर्मेशन सर्विस। मोस्टली आपको ये कैसे लिखा मिलेगा? IIS करके लिखा मिलेगा। ठीक है, इंटरनेट इंफॉर्मेशन सर्विस जो है इसको ट्रांसपोर्ट करने के लिए कौन सा मेन प्रोटोकॉल जो है वो यूज़ में आता है? ठीक है, तो इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट जो है या सबसे यूज़फुल HTTP होता है, जिसे हम हाइपर टेक्स्ट लैंग्वेज, ठीक है, कहते हैं। ये आएगा इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट। ठीक है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल सिक्योर। ठीक है, तो ये आता है, इसके लिए HTTP आ जाएगा इसके लिए, बट यहाँ पे HTTP नहीं है, तो TCP या फिर IP इंटरनेट प्रोटोकॉल जो है यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर इसका हो जाएगा। ये क्या करता है एक्चुअल में कि जो इंटरनेट होस्ट होते हैं ना, होस्ट होता है कोई भी चीज़ जो होस्ट करता है किसी चीज़ को, होस्ट इन द सेंस आप समझ सकते हैं मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। होस्ट करना मतलब कि मैं कोई प्रोग्राम होस्ट कर रहा हूँ, ठीक है, मैं उसका मालिक हूँ, तो उन दोनों के बीच में ना वो कनेक्शन बिठाते हैं। ठीक है, तो ये इसका काम होता है। तो आंसर यहाँ पे क्या रहेगा मेरे भाई? ऑप्शन नंबर D यहाँ पे जो है बिल्कुल सही आंसर रहेगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हु रिप्रेजेंट इंडिया एट वर्ल्ड डिफेंस एग्जीबिशन। वर्ल्ड डिफेंस एग्जीबिशन में इंडिया को किसने रिप्रेजेंट किया? देखिए यहाँ पे ट्राई फोर्सेस जिन्हें हम आर्मी, एयरफोर्स और नेवी कहते हैं, उन तीनों से एक एक जन थे, ठीक है, जिनके द्वारा ये रिप्रेजेंट किया गया है। बट यहाँ पे आई थिंक क्वेश्चन लिखने में थोड़ा सा टाइप हो गया, गलत हो चुका है। यहाँ पे हो सकता है कि वहाँ पे कौन मंत्री थे, तो वहाँ पे थे अजय भट्ट। पहले तो इसका आंसर लिखिए, अजय भट्ट, जो कि कौन है? उत्तराखंड के डिफेंस मिनिस्टर हैं। ठीक है, उत्तराखंड के डिफेंस मिनिस्टर कौन है? अजय भट्ट हैं। तो इन्होंने जो है ये शो वहाँ पे जो है वो देखा था, वहाँ पे ये प्रेजेंट थे, इन्होंने अटेंड किया। ठीक है, तो इसका आंसर हो गया ये अजय भट्ट। बट इसके सिवा 3 नाम और इंपॉर्टेंट लिख लीजिए जिन्होंने किया था। एक था भावना कंठ, ठीक है, फिर एक था पोनुंग, ठीक है, फिर इसके सिवा था अनु प्रकाश। आप सभी से ये चीज़ कहना चाहता हूँ कि देखिए कुछ चीज़ें होती हैं ना वो नहीं होती हैं, तो हमारा माइंड जो है उनको अडॉप्ट नहीं कर पाता कि ये नया है, नया सीखने के लिए जल्दी आगे नहीं आता है। बट आप ये बात याद रखिएगा कि आपके सामने जो भी क्वेश्चंस आ रहे हैं इनको रिवाइज़ कीजिए, अच्छे से याद कीजिए। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं आपके लिए, और एग्ज़ाम में आपको हो सकता है कि लगभग सेम क्वेश्चंस आपको देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये 3 नाम याद रखिएगा। इन्होंने वर्ल्ड डिफेंस एग्जीबिशन में जो है इंडिया को रिप्रेजेंट किया है, और अजय भट्ट जो हैं उत्तराखंड के डिफेंस मिनिस्टर वहाँ पे थे। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एलोकेशन ऑफ सीट्स फॉर ईच स्टेट ऑफ इंडिया इन राज्यसभा। देखिए क्वेश्चन में कहा गया है
कि राज्यसभा में आप सभी को मालूम है कि हर स्टेट और हर यूनियन टेरिटरी का जो है एक ना एक मेंबर होता है, ठीक है, एक ना एक मेंबर होता है, सदस्य होता है। तो उनकी जो सीट्स वहाँ पे दी जाती हैं वो कौन से शेड्यूल के अंडर आता है कि भाई राज्यसभा में ऐसा होना चाहिए। तो शेड्यूल नंबर 4 जो है बिल्कुल सही आंसर रहेगा। 4th शेड्यूल में आता है कि हर एक राज्य से, हर एक केंद्र शासित प्रदेश का वहाँ पे मेंबर होना चाहिए। तो बात करते हैं टोटल मेंबर जो है वो कितने होते हैं राज्यसभा में। तो राज्यसभा में टोटल मेंबर होते हैं 250, जिनमें कि नॉमिनेट, ठीक है, 12 मेंबर किए जाते हैं किसके द्वारा, प्रेसिडेंट के द्वारा। प्रेसिडेंट के द्वारा 12 मेंबर्स जो है नॉमिनेट किए जाते हैं और 238 जो पीछे बच जाते हैं, 238 मेंबर बच जाते हैं, वो स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज के बिलोंग करते हैं। क्लियर है यहाँ तक। राज्यसभा से एक और क्वेश्चन बनता है कि इनका टेन्योर कितना होता है। तो 6 ईयर का इनका टेन्योर होता है। टेन्योर क्या होता है, काम करने की अवधि, ठीक है, कितने समय तक ये काम कर सकते हैं। तो 6 साल तक करते हैं, उसके बाद फिर से आप कह सकते हैं ये चेंज हो सकते हैं, या इनमें इलेक्शन होगा, या जो भी इनका प्रोसीजर रहता होगा वो चीज़ होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द रॉक शेल्टर ऑफ भीमबेटका आर फेमस फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग। भीमबेटका मोस्ट इंपॉर्टेंट नाम रहेगा आपको, ठीक है, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में ये शामिल हो चुकी हैं। भीमबेटका, भीमबेटका क्या है, ये गुफाएं हैं जो कि मध्य प्रदेश में पड़ती हैं। कहाँ पे पड़ती हैं, भीमबेटका मध्य प्रदेश में गुफाएं पड़ती हैं। और ये फेमस किसके लिए हैं, क्योंकि वहाँ पे क्या है, बहुत सारी केव के ऊपर पेंटिंग जो है वो देखने को मिली हैं। पुराने टाइम में केव्स के ऊपर पेंटिंग्स देखने को मिली हैं, ठीक है, जो कि रिप्रेजेंट करती हैं कि यहाँ पे ह्यूमन लाइफ जो है वो एग्जिस्ट करती थी। लगभग 10,000 साल पुराना, ठीक है, 10,000 साल पहले। 10K का मतलब 1000 है यहाँ पे, ठीक है, तो 10K ईयर्स एगो 10,000 साल पुरानी है। तो बात करते हैं कि ऑप्शंस के भी। तो बिकॉज ऑफ द साइन ऑफ पेंटिंग डन ड्यूरिंग मौर्य डायनेस्टी, क्या ये मौर्य डायनेस्टी के द्वारा इस पे पेंटिंग के साइन है? नहीं, बिल्कुल नहीं। मुगल नहीं, द्राविड नहीं, ये हैं बिकॉज ऑफ द ओल्डेस्ट साइन ऑफ ह्यूमन लाइफ ऑन द इंडियन सब कॉन्टिनेंट। ये शो करते हैं कि भारतीय द्वीप के ऊपर ओल्डेस्ट जो उनके साइन हैं वो सब शो कर रहे हैं, ठीक है, कि यहाँ पे लोग पहले रहते थे। तो ऑप्शन नंबर डी जो है हमारा यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। भीमबेटका के रिलेटेड याद रखिएगा, मध्य प्रदेश में आएंगी। ये फेमस हैं केव पेंटिंग के लिए, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारी केव पेंटिंग्स हैं। एक इंपॉर्टेंट और क्वेश्चन बन जाता है, माउंटेन का नाम लिख लीजिए, विंध्यान माउंटेन, ठीक है, विंध्यान माउंटेन वहाँ पे ये लोकेटेड है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वेलकम टू पैराडाइज, वेलकम टू पैराडाइज बुक है ये, क्या है, वेलकम टू पैराडाइज बुक रिटन बाय। वेलकम टू पैराडाइज बुक जो है वो किसके द्वारा लिखी गई है? आंसर सभी दोस्त देंगे, अनुष्का शर्मा, प्रियंका चोपड़ा, ट्विंकल खन्ना या फिर करीना कपूर। किसके द्वारा वेलकम टू पैराडाइज, स्वर्ग में आपका स्वागत है, ये लिखी गई है ट्विंकल खन्ना के द्वारा। किसके द्वारा लिखी गई है मेरे भाइयों? ट्विंकल खन्ना के द्वारा जो है ये बुक लिखी गई है। बहुत बढ़िया। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। In which of the following articles of the India Constitution it is written that India, that is India नहीं, यहाँ पे India that is भारत आएगा, ठीक है, India that is भारत shall be a union of state। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में लिखा है कि इंडिया अर्थात भारत राज्यों का एक संघ है, एक यूनियन है स्टेट्स का? ये कौन से आर्टिकल में लिखा है? तो सबसे पहले नंबर का जो आर्टिकल है उसमें ही ये लिखा हुआ है। आर्टिकल्स पढ़िएगा, इंपॉर्टेंट हैं। जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स रहेंगे या जो PYQ बेस्ड क्वेश्चन रहेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बेस्ड रहेंगे, वो सब आपको मेरे भाई आपके एग्जाम आने तक आपको कवर करवाता रहूँगा। बस आपका इतना सा साथ चाहिए कि क्लास में बने रहिएगा, डेली क्लास ईमानदारी से रेगुलर होके कीजिए, डेफिनेटली आपको रिजल्ट जो है वो मैं दिलाऊंगा, ठीक है। तो आर्टिकल नंबर 1 जो है यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? बात की गई है यहाँ पे मेरे भाइयों यूकैरियोटिक सेल्स की, ठीक है। यूकैरियोटिक सेल जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में होते हैं वो किससे बनते हैं? सबसे पहले वो किससे बने होते हैं, इनका स्ट्रक्चर यहाँ पे पूछा हुआ, ठीक है। स्ट्रक्चर जो है वो किससे बनता है? क्लियर है, ये किससे बनता है? अगर बात कर ली जाए कि ये बने किससे होते हैं, मेड सिंपल किससे बने होते हैं, तो लिपिड और प्रोटीन। क्या रहेगा आंसर? लिपिड एंड, एक मिनट, हाँ, लिपिड एंड प्रोटीन से ये बने होते हैं। अब बात की गई यहाँ पे इनके स्ट्रक्चर की, तो स्ट्रक्चर किससे बना होता है इनका, जल्दी से? तो फॉस्फोलिपिड बाइलेयर
ये जो है यूज़ की जाती है यूकैरियोटिक सेल्स के स्ट्रक्चर बनाने के लिए। तो जो कि ऑप्शन नंबर कौन सा रहेगा हमारा, ऑप्शन नंबर ए, फोस्फोलिपिड बाइलेयर, ठीक है, बाइलेयर, ये बिल्कुल सही हमारा जवाब रहेगा। इससे जो है इनका स्ट्रक्चर बनता है। अगर सिंपल सेल्स की बात कर ली जाए कि यूकैरियोटिक सेल जो है सिंपल किससे बनते हैं खुद, तो लिपिड और प्रोटीन मेरे भाई इसमें बिल्कुल सही रहेगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, मॉल्टन मटेरियल मिक्स्ड विद गैस इन द अर्थ मेंटल इज कॉल्ड। देखिए वॉल्केनो होता है, ठीक है, ये बड़े बड़े माउंटेन्स जो होते हैं यहाँ से वॉल्केनो निकलता है, ठीक है, लावा निकलता है, ठीक है, ये वॉल्केनिक माउंटेन्स होते हैं, ज्वालामुखी जिन्हें हम कहते हैं, इनमें से लावा निकलता है। बट ये लावा नीचे जो है ना, नीचे लिक्विड फॉर्म में होता है, यहाँ पे लिक्विड फॉर्म में होता है। यहाँ पे बहुत सारी जो है वो गैसेस भी होती हैं, उनके साथ मिक्सअप कर रहा होता है, और जब ये ज़्यादा रिएक्शन करते हैं गैसेस से प्रेशर क्रिएट होता है, तो ये ऊपर से माउंटेन जो है यहाँ से फटता है और यहाँ से लावा जो है वो बाहर निकल आता है, ठीक है। तो यहाँ पे वही बात की गई है, ये जो यहाँ पे लिक्विड फॉर्म में होता है इसे हम क्या कहते हैं, तो इसे कहते हैं मैग्मा, ठीक है, इसे हम क्या कहते हैं, मैग्मा कहते हैं। तो लावा जो है इसे हम कहेंगे लावा। जब ये बाहर आ जाएगा ना वॉल्केनो से, तो उसे हम फिर क्या कहेंगे, लावा कहेंगे। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही हो जाएगा इसका आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज द प्रॉफिट अर्न्ड बाय अ बिजनेस फर्म इन एडिशन टू द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ फैक्टर इनपुट। देखिए कोई भी अगर बिजनेस फर्म है, ठीक है, बिजनेस फर्म, फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें एक चीज़ समझने वाली है, वो है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का क्या मतलब है यहाँ पे, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होती है कि पैसे का, या फिर आप कह सकते हैं पैसे का लॉस होना, या फिर आपके बेनिफिट्स का लॉस होना, ठीक है। कैसे कि एक पर्टिकुलर या फिर एक सही प्रोडक्ट चूज़ ना करके, मान लो अभी एक बोली लगती है, ठीक है, एग्जांपल के लिए आपको समझा रहा हूँ, बोली लगती है किसी जगह पे, तो अगर आपने वहाँ पे सही चीज़ नहीं चूज़ कर पाए आप बोली में, ठीक है, तो आपने गलत चीज़ ले ली, तो वहाँ पे आपके बेनिफिट्स भी का भी लॉस होगा और पैसे का भी लॉस होगा, क्योंकि आपने कम कीमत की चीज़ ज़्यादा में ले ली है। तो उसे जो है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहते हैं। या तो ऐसा होता है कई बार मौका लग गया तो बहुत अच्छी चीज़ जो है बहुत कम दाम में मिल जाएगी, तो नहीं तो बहुत कम दाम की चीज़ बहुत ज़्यादा दाम में मिल जाएगी। तो ये होता है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट सबसे पहले। तो बात की गई है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट में, जब भी कोई बिजनेस फर्म जो होती है वो लाभ कमाती है, ठीक है, पैसा कमाती है, प्रॉफिट अर्न करती है, तो उसे हम क्या कहते हैं, क्या उसे ऑप्टिमम प्रॉफिट कहते हैं, रेगुलेटेड, एबनॉर्मल, या फिर नॉर्मल प्रॉफिट कहते हैं, ठीक है। तो उसे मेरे भाई हम क्या कहेंगे, उसे हम कहेंगे नॉर्मल प्रॉफिट, नॉर्मल प्रॉफिट या फिर इकोनॉमिक प्रॉफिट, इकोनॉमिक प्रॉफिट, ठीक है, क्लियर है। अगर इसके बावजूद भी अगर आपको किसी क्वेश्चन में किसी टाइप का कोई डाउट बच जाए, कोई चीज़ समझ ना आए, तो बिल्कुल आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, अपने क्वेश्चंस जो है वो पूछ सकते हैं, आपको आंसर जो है वो वहाँ पर भी मिल जाएंगे, ठीक है। और डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप के ग्रुप वगैरह रहेंगे, वहाँ पे भी आप ज्वाइन कर लीजिएगा, लेटेस्ट अपडेट जो है वो आपको वहाँ पर मिलते रहेंगे, और फ्री PDFs जो हैं वो वहाँ आपको ग्रुप में मिल जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, विच जूइश फेस्टिवल इज़ कॉल्ड द फेस्टिवल ऑफ लाइट। यहूदियों का कौन सा त्यौहार जो है वो रोशनियों का त्यौहार कहलाया जाता है। जैसे हिंदू होते हैं, हिंदू हैं, हिंदुओं का फेस्टिवल ऑफ लाइट क्या है, वो है दिवाली, वो क्या है, दिवाली है। वैसे ही जूइश जो है उनका क्या है, हनुकन, ठीक है, हनुकन, और एक और इसके साथ कहते हैं चनुक, एक मिनट, चनुक, ठीक है। ये दो नाम हैं फेस्टिवल के, जिसे कि जूइश या फिर आप कह सकते हैं यहूदी लोग जो हैं फेस्टिवल ऑफ लाइट कहते हैं। क्या कहते हैं, फेस्टिवल ऑफ लाइट कहते हैं। क्लियर है, इन दो त्योहारों को फेस्टिवल ऑफ लाइट कहा जाता है इन लोगों के द्वारा। क्लियर है, ये 8 दिन का फेस्टिवल होता है। कितने दिन का, 8 डेज, 8 दिन का फेस्टिवल होता है, और दिसंबर के महीने में जो है वो होता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। Who was awarded the 33rd व्यास सम्मान। 33वें व्यास सम्मान से किसे सम्मानित किया गया, 33वें व्यास सम्मान से किसे सम्मानित जो है वो किया गया है। तो पुष्पावारती मेरे भाई यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर होगा, जो कि एक हिंदी राइटर हैं, ठीक है, क्या है, हिंदी राइटर हैं। और इनकी कौन सी वैसी आप कह सकते हैं पुस्तक या फिर ऐसी कौन सा इनका काम जो है जिसकी वजह से इनको सम्मानित किया गया है, और उसका नाम है, नाम लिखिए, यादें, यादें और यादें, ठीक है, यादें, यादें और यादें।
बस मतलब कह लो कि ये यादों में ही खो गए हैं, ठीक है। तो ये इनका वर्क है जिसकी वजह से इनको 33rd नंबर का व्यास सम्मान जो है वो मिला है, उनसे ये सम्मानित किए गए हैं। क्लियर है, यहाँ तक सभी दोस्तों को क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। खजुराहो डांस फेस्टिवल वॉज स्टार्टेड इन विच ईयर। सिंपल सा क्वेश्चन है कि खजुराहो फेस्टिवल जो है वो कब स्टार्ट हुआ था, कौन से वर्ष में स्टार्ट हुआ था। आगे आप पढ़ सकते हैं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कोलैबोरेशन किया था मध्य प्रदेश की सरकार के साथ, ठीक है, आर्ट फॉर्म में इनको पार्टिसिपेशन ज़्यादा देने के लिए या इनकी इंपॉर्टेंस थोड़ी सी और एनरिच हो सके उसके लिए। बट सिंपली यहाँ पे पूछा जो गया है वो यही पूछा गया है कि खजुराहो डांस फेस्टिवल जो है वो किस वर्ष में, तो 1975 मेरे भाई बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। कौन सा, 1975 में खजुराहो डांस जो है वो स्टार्ट किया गया था। अगला क्वेश्चन है, गौतम बुद्धा के मदर का नाम क्या था। व्हाट वाज द नेम ऑफ गौतम बुद्धाज मदर। गौतम बुद्धा की माँ का क्या नाम था, तो माया बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। महामाया आप लिखिए पूरा नाम, ठीक है। महामाया उन्हें कहा जाता था। ये कौन थे, बुद्धा की मदर थे। बात करते हैं त्रिशला की, तो त्रिशला किसकी थी, महावीर की, महावीर की। गौतम बुद्धा के फादर कौन थे, फादर भी तो थे, तो फादर थे सुदोधना, ठीक है, ये थे फादर। त्रिशला जो है ये महावीर की मदर थी, कनिका छोड़िए। और कौशल्या जो है ये लॉर्ड रामा श्री राम लॉर्ड रामा उनकी जो है वो मदर थी कौशल्या। क्लियर है यहाँ तक चीज़ें। चलिए, ये सभी नाम इंपॉर्टेंट हैं, इनको ध्यान से याद कीजिएगा, अच्छे से पढ़िएगा, भूलिएगा मत। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इन इंडिया व्हेन द प्रेसिडेंट इज टू बी इम्पीच्ड फॉर वायलेटिंग द कॉन्स्टिट्यूशन द चार्ज इज लेड बाय। देखिए, ऐसा तो है नहीं कि जो राष्ट्रपति है, राष्ट्रपति अब आप कह सकते हैं कि इंडिया का, भारत का जो है वो फर्स्ट मेंबर माना जाता है, ठीक है, फर्स्ट मेंबर माना जाता है, फर्स्ट सिटीजन जो है वो माना जाता है राष्ट्रपति। और राष्ट्रपति जो है वो सबसे टॉप मोस्ट पोजीशन है, सबसे ऊंचा है, ठीक है, उनके कहने पे ही देश में काम शाम जो है वो चलती हैं चीज़ें। और ऐसा भी नहीं है कि राष्ट्रपति गलत ना करे, हो सकता है राष्ट्रपति भी गलत कर दे, ठीक है, पॉसिबिलिटी तो है ना। तो वैसे ही इन्होंने कहा है कि अगर राष्ट्रपति जो है कॉन्स्टिट्यूशन के साथ खिलवाड़ करता है या वायलेट करता है कॉन्स्टिट्यूशन को, तो उसे जो है फिर वो सज़ा जो है कौन सुनाएगा, चार्जेस जो है वो कौन देगा। तो पार्लियामेंट का कोई भी हाउस, चाहे वो लोकसभा हो चाहे वो राज्यसभा हो, यहाँ पे मेंशन है कि हाँ, ऑप्शन बी देखिए, एनी हाउस ऑफ पार्लियामेंट जो है वो उसे सज़ा दे सकते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें आंसर हमारा रहेगा। अब बात करते हैं आर्टिकल के ऊपर भी बात कर लेते हैं, क्योंकि हर एक चीज़ जो है वो आर्टिकल में मेंशन है। तो कौन से आर्टिकल के अंदर, आर्टिकल नंबर 61 के अंदर जो है ये आएगा, प्रोसीजर फॉर इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट। यहाँ पे लिख देता हूँ, जो कुछ बच्चे नोट्स बनाते हैं उनके लिए हेल्पफुल हो जाएगा। प्रोसीजर फॉर इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट, ठीक है। अगर प्रेसिडेंट कुछ गलत करता है, खिलवाड़ करता है कॉन्स्टिट्यूशन के साथ, तो आर्टिकल नंबर 61 के अकॉर्डिंग कोई भी हाउस पार्लियामेंट का उन्हें सजा जो है वो सुना सकते हैं, चार्जेस उनके ऊपर लगा सकते हैं। क्लियर है, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आज की क्लास का सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है। द फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर विंटर रेनफॉल इन नॉर्थ वेस्ट इंडिया। नॉर्थ वेस्ट इंडिया में जो सर्दियों के दिनों में रेनफॉल होती है वो किस वजह से होती है। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, साउथ वेस्ट मानसून, साउथ ईस्ट या फिर ईस्टर्न डिस्टर्बेंस। तो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जो होती हैं, ठीक है, वेस्ट साइड से जो हवाएं चलती हैं उनकी वजह से आप कह सकते हैं कि विंटर में जो रेनफॉल है नॉर्थ वेस्ट में होती है। नॉर्थ वेस्ट कौन सा एरिया हो जाएगा, अरे भाई साहब इतना अच्छा मैप बना दिया मैंने, ठीक है, ये वाला जो एरिया है गुजरात, राजस्थान, ठीक है, इस साइड की जो रेनफॉल्स हैं वो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से होती हैं। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन रहेगा भाई। विच इंडियन पैरा प्लेयर वॉज रिसेंटली अवॉर्डेड द एशिया वेस्ट जंग एथलीट 2023। एशिया वेस्ट जंग एथलीट के नाम से किस खिलाड़ी को सम्मानित किया गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाएगा ये, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाएगा। और बात करते हैं यहाँ पे शीतल देवी की, जो कि कहाँ से बिलोंग करती हैं, जम्मू एंड कश्मीर से बिलोंग करती हैं। और किस फील्ड में जो है वो आर्करी, तीरंदाजी के फील्ड में जो है इन्हें सम्मानित किया गया है। और इस साल 2023 में इनको, ठीक है, एशिया वेस्ट जंग एथलीट से सम्मानित जो है वो किया गया है, ठीक है। एशियन पैरालंपिक जो कमेटी होती है उनके द्वारा इसको सम्मानित किया गया था। क्लियर है। तो आज की क्लास के क्वेश्चंस मेरे भाई यहाँ पे ख़त्म हो चुके हैं। अगर आपको कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं।
क्लास कैसी लगी आपको, क्वेश्चंस अच्छे लगे, समझ आए, सब अच्छे से समझ आए कि नहीं, वो ज़रूर बताइएगा रिव्यू में लिख के, ठीक है। बाकी क्वेश्चंस की जिम्मेदारी जो है वो मेरे ऊपर है। डेफिनेटली आपके लिए एक क्लास या फिर आप कह सकते हैं कि बहुत ज़बरदस्त तरीके से अच्छे वाले क्वेश्चंस जो है वो ढूंढ के लाए जाएंगे, जो कि आपके लिए डेफिनेटली एग्ज़ाम के लिए बहुत हेल्पफुल रहेंगे, ठीक है। तो बाकी अपना रिव्यू वगैरह दे दीजिएगा कमेंट बॉक्स में, और कोई डाउट हो तो वो भी बता सकते हैं। तो मिलेंगे कल फिर से नई क्लास में कुछ नए क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।